कहानी बम्बई के दो युवा फोटोग्राफरों विनोद चोपड़ा और सुधीर मिश्रा से शुरू होती है। दोनों ने बहुत उम्मीदों के साथ हाजी अली जैसे महंगे इलाके में अपना नया फोटो स्टूडियो खोला है। स्टूडियो का नाम है ब्यूटी फोटो स्टूडियो। विनोद और सुधीर को विश्वास है कि उनकी प्रतिभा देखकर शहर के लोग तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाइन लगा देंगे। उद्घाटन के दिन वे स्टूडियो को सजाते हैं, खाने-पीने का सामान रखते हैं और बड़ी उत्सुकता से ग्राहकों की प्रतीक्षा करते हैं। लोग आते तो हैं, लेकिन तस्वीरें खिंचवाने के बजाय मुफ्त के समोसे, मिठाइयाँ और बाकी खाना खाकर चले जाते हैं। दिन समाप्त हो जाता है और दोनों को एक भी ग्राहक नहीं मिलता। फिर भी वे निराशा में डूबने के बजाय स्वयं को समझाते हैं कि एक दिन वे अवश्य सफल होंगे। दोनों साधारण, ईमानदार और थोड़े भोले युवक हैं। वे बहुत अमीर नहीं बनना चाहते, उनकी केवल इतनी इच्छा है कि अपनी कला से सम्मानपूर्वक जीवन चला सकें। लेकिन जिस शहर में उन्होंने ईमानदारी से काम करने का सपना देखा है, वहाँ सफलता प्रतिभा या मेहनत से कम और रिश्वत, धोखे तथा पहचान से अधिक मिलती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात शोभा सेन से होती है। शोभा एक सनसनीखेज पत्रिका चलाती है जिसका नाम है खबरदार। यह पत्रिका शहर के अमीर, प्रभावशाली और प्रसिद्ध लोगों के घोटालों तथा निजी रहस्यों को प्रकाशित करने का दावा करती है। शोभा स्वयं को निडर पत्रकार बताती है। वह कहती है कि उसका उद्देश्य समाज के भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों की असलियत जनता के सामने लाना है। विनोद और सुधीर उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें ऐसा काम मिल गया है जिसमें उनकी फोटोग्राफी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगी। शोभा उन्हें शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक तरनेजा के नज़र रखने का काम देती है। तरनेजा बहुत अमीर, प्रभावशाली और चालाक आदमी है। बाहर से वह सभ्य व्यवसायी दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए व्यापार का अर्थ है दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। वह घटिया सामग्री से इमारतें और पुल बनाता है, अधिकारियों को रिश्वत देता है और अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज़ को पैसे की ताकत से दबा देता है। नगर पालिका 4 नए फ्लाईओवर बनाने का ठेका देने वाली है। इन ठेकों पर तरनेजा की नज़र है। ठेका मंजूर करने की शक्ति नगर आयुक्त डी एमलो के पास है। डिमेलो को कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है। वह अपने पद का उपयोग शहर के विकास के लिए नहीं, बल्कि निजी लाभ के लिए करता है। तरनेजा उसके पैसे, संपत्ति और महंगे उपहार देता है। डिमेलो रिश्वत स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह केवल तरनेजा से ही पैसे नहीं ले रहा। तरनेजा का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आहूजा भी वही ठेका चाहता है। आहूजा हमेशा नशे में रहने वाला, ऊंची आवाज में बोलने वाला और तरनेजा जितना ही भ्रष्ट बिल्डर है। वह डिमेलो को तरनेजा से अधिक पैसे देने की पेशकश करता है। डिमेलो दोनों तरफ से रिश्वत ले लेता है और दोनों को भरोसा दिलाता है कि ठेका उन्हीं को मिलेगा। इस खेल में तरनेजा के साथ उसका सहायक अशोक और सचिव प्रिया भी शामिल है। अशोक अपने मालिक का हर आदेश मानता है, लेकिन उसकी घबराहट और मूर्खतापूर्ण गलतियों के कारण तरनेजा की योजनाएं अक्सर हास्यास्पद बन जाती हैं। शोभा विनोद और सुधीर को तरनेजा तथा डिमेलो के बीच होने वाली गुप्त मुलाकातों की तस्वीरें लेने के लिए भेजती है। दोनों पेशेवर जासूस नहीं हैं। वे कभी गलत जगह छिप जाते हैं, कभी कैमरा चलाने में देर कर देते हैं और कभी स्वयं ही अपराधियों के सामने आने से बाल बाल बचते हैं। फिर भी उनकी किस्मत और मासूम चतुराई के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण तस्वीरें मिल जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि तरनेजा और आहूजा दोनों डिमेलो को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा उन्हें केवल समाचार इकट्ठा रखने तक ही सीमित नहीं करती। वह चाहती है कि दोनों बिल्डरों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा की जाए जिससे वे एक दूसरे के रहस्य खोल दें।
विनोद एक काल्पनिक व्यक्ति एल्बर्ट पिंटो बनकर तर्नेजा से संपर्क करता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि आहूजा और शोभा मिलकर उसके विरुद्ध कोई योजना बना रहे हैं। तर्नेजा भड़क जाता है। दूसरी ओर आहूजा भी समझ जाता है कि तर्नेजा उसे ठेका मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों भ्रष्ट बिल्डर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। विनोद और सुधीर को लगता है कि उनकी मेहनत से बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, मगर उन्हें अब भी नहीं पता कि शोभा कितनी ईमानदार है। स्टूडियो की हालत अब भी खराब है। दोनों को पता चलता है कि फोटोग्राफी प्रतियोगिता में विजेता को 5,000 रुपये मिलेंगे। उनके लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। विनोद और सुधीर कैमरा लेकर पूरे शहर में ऐसी तस्वीर की तलाश करने निकलते हैं जो उन्हें प्रतियोगिता जिता सके। वे समुद्र, सड़कों, इमारतों और पार्कों की तस्वीरें लेके आते हैं। इसी दौरान वे एक पार्क में कई तस्वीरें खींचते हैं। उस समय उन्हें कुछ असामान्य दिखाई नहीं देता। स्टूडियो लौटकर जब वे तस्वीरें विकसित करते हैं तो एक फोटो की पृष्ठभूमि में उन्हें कुछ विचित्र दिखाई देता है। दूर खड़ा एक आदमी अपने हाथ में पिस्तौल लिए हुए है। उसके सामने दूसरा व्यक्ति जमीन पर गिरा दिखाई देता है। तस्वीर बहुत छोटी और धुंधली है। दोनों फोटो को बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं। हर बार तस्वीर का एक नया विवरण सामने आता है। आखिर उन्हें दिखाई देता है कि पिस्तौल पकड़े व्यक्ति का चेहरा तर्नेजा से मिलता है। विनोद और सुधीर को एहसास होता है कि प्रतियोगिता की तस्वीर लेते समय उन्होंने कैमरे में अनजाने में एक हत्या कैद कर ली है। दोनों तुरंत उसी पार्क में लौटते हैं। वे उस स्थान का पता लगाने की कोशिश करते हैं जहां तस्वीर में हत्या हुई थी। काफी खोजने के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक आदमी का शव दिखाई देता है। वे उसे देखकर घबरा जाते हैं। यह कोई साधारण मृत व्यक्ति नहीं है। यह नगर आयुक्त डिमेलो की लाश है। तर्नेजा समझ चुका था कि लालची डिमेलो उससे और आहूजा दोनों से पैसे लेकर बार बार सौदा बदल रहा है। उसे डर था कि डिमेलो ठेका किसी और को दे सकता है और अपने अपराधों का राज खोल सकता है। इसलिए तर्नेजा ने उसकी हत्या कर दी। विनोद और सुधीर पुलिस को बुलाने या लाश बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच शव वहां से गायब हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई मृत शरीर अचानक कैसे गायब हो सकता है। जगह की तलाशी लेते हुए उन्हें सोने का एक कफलिंक मिलता है। वे उसे अपने पास रख लेते हैं। अब उनके पास हत्या की तस्वीर तो है, लेकिन लाश नहीं है। कुछ समय बाद डिमेलो के स्थान पर सहायक आयुक्त श्रीवास्तव नया नगर आयुक्त बन जाता है। समाचारों में बताया जाता है कि डिमेलो की मृत्यु किसी बीमारी से हुई थी। तनरेजा को फ्लाईओवर बनाने का ठेका मिल जाता है। वह मृत डिमेलो के सम्मान में एक नया पुल समर्पित करने की घोषणा करता है, अर्थात जिस व्यक्ति की उसने हत्या की उसी की स्मृति का दिखावा करके वह अपनी भ्रष्ट परियोजना का उद्घाटन कर रहा है। विनोद और सुधीर भी उद्घाटन समारोह में पहुंचते हैं। वहां उन्हें उसी जोड़ी का दूसरा कफलिंक मिलता है जिसका एक हिस्सा उन्हें पार्क में मिला था। दोनों कफलिंक आपस में मिल जाते हैं। उससे उनका संदेह मजबूत हो जाता है कि डिमेलो की लाश किसी तरह इस पुल के निर्माण स्थल तक लाई गई थी। उन्हें लगता है कि तनरेजा ने अपने अपराध का प्रमाण हमेशा के लिए छिपाने के लिए शव को पुल के नीचे दफना दिया होगा। उसी रात विनोद और सुधीर फावड़े लेकर पुल के नीचे पहुंचते हैं। अंधेरे में दोनों खोदना शुरू करते हैं। काफी मेहनत के बाद उन्हें मिट्टी के नीचे एक ताबूत मिलता है। ताबूत खोलते ही उनके सामने डिमेलो की लाश होती है। शव पूरी तरह सजा हुआ है और चेहरे पर वही कठोर भाव बने हुए हैं। दोनों अपनी खोज की तस्वीरें खींचते हैं। अब उनके पास हत्या की मूल तस्वीर, दोनों कफलिंक और डिमेलो की लाश तीनों हैं। उन्हें विश्वास है कि तनरेजा अब नहीं बच सकता, लेकिन इस फिल्म में डिमेलो की लाश किसी प्रमाण से अधिक एक स्वतंत्र चरित्र जैसी है। वह बार बार न किसी तरह उनके हाथ से गायब हो जाती है। इस बार भी घटनाओं की गड़बड़ी में
ताबूत उनके पास नहीं रहता, तस्वीरें बच जाती हैं, लेकिन शव फिर कहीं चला जाता है। विनोद और सुधीर अपनी तस्वीर लेकर शोभा के पास पहुंचते हैं। वे उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि खबरदार पत्रिका अब तनरेजा की हत्या और भ्रष्टाचार का पूरा सच प्रकाशित करेगी। इससे डिमेलो को न्याय मिलेगा, घटिया पुलों का निर्माण रुकेगा और उनकी फोटोग्राफी भी पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाएगी। मगर शोभा की योजना अलग है। वह तस्वीरें प्रकाशित करने की बजाय उनसे तनरेजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वह तनरेजा से कहती है कि यदि उसने पैसा और दूसरी सुविधाएं नहीं दी तो वह हत्या का प्रमाण जनता के सामने रख देगी। विनोद और सुधीर को शुरुआत में इस सौदे की जानकारी नहीं होती। तनरेजा दिखावे के लिए शोभा और दोनों फोटोग्राफरों को अपने घर भोजन पर बुलाता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह समझौता करना चाहता हो। असल में वह उन सभी को खत्म करने की योजना बना चुका है। वह कमरे में टाइम बम रखवा देता है। अशोक से बम लगाते समय कई गलतियां होती हैं। बम समय पर विस्फोट नहीं करता और तनरेजा के लोग स्वयं भी गड़बड़ी में फंस जाते हैं। विनोद, सुधीर और शोभा किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। कुछ देर बाद बम फटता है, लेकिन तनरेजा की योजना के अनुसार किसी की मृत्यु नहीं होती। इसके तुरंत बाद टेलीविजन पर एक बड़ी खबर आती है। तनरेजा द्वारा बनाया गया नया फ्लाईओवर गिर गया है। पुल में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी, इसलिए उद्घाटन के कुछ समय बाद ही वह ध्वस्त हो गया। कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ती है, लेकिन तनरेजा अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। वह पुलिस और प्रशासन की सहायता से यह कहानी फैलाता है कि पुल किसी दुर्घटना या तोड़-फोड़ के कारण गिरा। विनोद और सुधीर के नाम भी संदिग्धों के रूप में सामने आने लगते हैं। दोनों को अब समझ आता है कि वे केवल एक हत्या के गवाह नहीं हैं। वे ऐसे पूरे तंत्र के सामने खड़े हैं जिसमें बिल्डर, अधिकारी, पुलिस और मीडिया सभी अपने फायदे के लिए एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। विनोद और सुधीर को पता चलता है कि शोभा ने उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल समाचार प्रकाशित करने के लिए नहीं, बल्कि तनरेजा से पैसे वसूलने के लिए किया है। दोनों उससे नाराज होते हैं। वे कहते हैं उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर प्रमाण इसलिए जुटाए थे ताकि सच सामने आ सके। शोभा का तर्क है कि आदर्शों से पत्रिका नहीं चलती, उसे कर्मचारियों का वेतन देना है, मालिकों से निपटना है और शक्तिशाली लोगों के बीच अपनी जगह बनानी है। विनोद और सुधीर उसके साथ काम करने से इनकार कर देते हैं। अब वे स्वयं डिमेलो की लाश ढूंढकर पुलिस के पास ले जाने का निर्णय लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार असली शव सामने आ गया तो कोई भी हत्या से इनकार नहीं कर पाएगा। उधर डिमेलो का ताबूत आहूजा के हाथ लग जाता है। आहूजा उस समय बुरी नशे में है। वह मृत डिमेलो से ऐसे बातें करता है जैसे वह जीवित हो। कभी उसे अपना मित्र समझता है, कभी उससे पुराने सौदे की शिकायत करता है और कभी ताबूत को खींचकर अपने साथ ले जाता है। आखिर लाश उसके गेस्ट हाउस तक पहुंच जाती है। विनोद और सुधीर को इसकी खबर मिलती है। दोनों चुपके से आहूजा के गेस्ट हाउस में घुसते हैं और डिमेलो का शव चुरा लेते हैं। इस बार इनका इरादा साफ है। वे सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे और शव के साथ सारी तस्वीरें सौंप देंगे। लेकिन तनरेजा को पता चल जाता है कि लाश मिल चुकी है। आहूजा भी समझ जाता है कि उसके हाथ एक ऐसा प्रमाण निकल गया है जिससे वह तनरेजा को ब्लैकमेल कर सकता था। शोभा भी लाश चाहती है क्योंकि उसके बिना उसकी तस्वीरों की कीमत कम हो जाएगी। नए आयुक्त श्रीवास्तव को भय है कि डिमेलो की हत्या का मामला खुला तो नगर पालिका की पूरी भ्रष्ट व्यवस्था सामने आ जाएगी। अब शहर के लगभग सभी प्रमुख लोग एक मृत शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन सबके अलग उद्देश्य हैं। विनोद और सुधीर न्याय चाहते हैं। तनरेजा प्रमाण नष्ट करना चाहता है। आहूजा प्रमाण के सहारे अपने प्रतिद्वंदी को दबाना चाहता है। शोभा उससे पैसे कमाना चाहती है और श्रीवास्तव अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाना चाहता है। विनोद और सुधीर के लिए खुलेआम एक लाश लेकर शहर में घूमना आसान नहीं है। वे डिमेलो के शरीर को कपड़ों और बुर्के में छिपाकर जीवित व्यक्ति जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी वे उसे अपने कंधे पे संभालते हैं, कभी कुर्सी पर बिठाते हैं और कभी सोए हुए रिश्तेदार की तरह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन मृत शरीर बार बार गिरता, झुकता और गलत दिशा में मुड़ जाता है। पीछे तनरेजा, अशोक, आहूजा, शोभा और बाकी लोग लगे हुए हैं।
सड़कों, गलियों और इमारतों के बीच एक विचित्र दौड़ शुरू हो जाती है। किसी को पूरा पता नहीं कि लाश इस समय किसके पास है। कभी तनरेजा समझता है कि आहूजा लाश ले गया, आहूजा सोचता है कि शोभा ने छिपा दिया, को लगता है विनोद और सुधीर उसे पुलिस के पास पहुंचा चुके होंगे। अंततः पीछा करते करते सब एक थिएटर के आसपास पहुंच जाते हैं। थिएटर के मंच पर महाभारत का नाटक चल रहा है। दर्शक अपनी सीटों पर बैठे हैं और कलाकार द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। विनोद और सुधीर के पास छिपने का दूसरा रास्ता नहीं है। वे डिमेलो की लाश को पीछे से मंच के भीतर ले जाते हैं और उसे साड़ी तथा दूसरे कपड़ों में छिपा देते हैं। गड़बड़ी में असली अभिनेत्री की जगह मृत डिमेलो को ही द्रौपदी जैसा सजाकर मंच पर पहुंचा दिया जाता है। मंच पर मौजूद कलाकारों को समझ नहीं आता कि उनकी द्रौपदी अचानक इतनी भारी, कठोर और शांत क्यों हो गई है। दुशासन की भूमिका निभाने वाला कलाकार चीरहरण शुरू करना चाहता है, लेकिन मृत शरीर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देता। उधर विनोद और सुधीर पर्दे के पीछे से लाश बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तनरेजा और उसके आदमी भी मंच पर पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के लिए कोई महाभारत का मुकुट पहन लेता है, कोई गदा उठा लेता है, तो कोई किसी दूसरे पात्र की पोशाक में मंच पर आ जाता है। आहूजा भी और नशे और गुस्से में नाटक के भीतर घुस जाता है। अब मंच पर असली कलाकारों के साथ वे सब भ्रष्ट लोग भी महाभारत के पात्र बनकर घूम रहे हैं। किसी को कहानी का क्रम नहीं मालूम। एक व्यक्ति चीरहरण रोकने का आदेश देता है, दूसरा उसे जारी रखने की मांग करता है, कोई भीम बनकर गदा उठाता है, तो कोई दुर्योधन का हिस्सा अपने हाथ में ले लेता है। कलाकार बार बार एक दूसरे को समझाते हैं कि नाटक में आगे क्या लिखा है, लेकिन बाहर से आए लोग जवाब देते हैं कि वे अपने जीवन में किसी की आज्ञा नहीं मानते, तो मंच पर क्यों मानेंगे। अभी महाभारत की कहानी पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। ऐतिहासिक नाटक के कलाकार भी गलत मंच पर पहुंच जाते हैं। अचानक महाभारत के बीच सलीम, अनारकली और अकबर जैसे पात्र आने लगते हैं। मंच पर बैठे धृतराष्ट्र को समझ नहीं आता कि उनके दरबार में अकबर कहाँ से आ गया। दर्शकों को लगता है कि शायद यह कोई नया प्रयोगात्मक नाटक है। वे तालियां बजाते हैं और हंसते हैं। उन्हें पता नहीं कि मंच पर असली अपराधी, पत्रकार, फोटोग्राफर और वास्तविक लाश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। द्रौपदी बने डिमेलो का शव कभी एक तरफ गिरता है तो कभी दूसरी तरफ खींचा जाता है। उस पर हर व्यक्ति अपना अधिकार जताने लगता है। कोई उसे प्रमाण के रूप में चाहता है, कोई नष्ट करने के लिए और कोई अपने सौदे की कीमत बढ़ाने के लिए। पूरा दृश्य इतना हास्यप्रद हो जाता है कि हत्या, भ्रष्टाचार और मौत जैसी गंभीर चीजें भी एक पागल नाटक का हिस्सा दिखाई देने लगती हैं। भाग दौड़ और खींचतान में डिमेलो की असलियत छिपी नहीं रह पाती। कपड़े हटते हैं और सबके सामने स्पष्ट हो जाता है कि मंच पर मौजूद व्यक्ति कोई अभिनेता नहीं बल्कि मृत नगर आयुक्त डिमेलो है। पुलिस भी थिएटर पहुंच जाती है। विनोद और सुधीर राहत की सांस लेते हैं। उनके पास हत्या की तस्वीर है, उनके पास दोनों कफलिंक हैं। तनेजा, आहूजा, शोभा और बाकी लोग वहीं मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्रमाण, डिमेलो की लाश अब पुलिस के सामने है। दोनों पूरी कहानी बताते हैं। तनेजा ने डिमेलो को गोली मारी, उसने लाश पुल के नीचे छिपाई, घटिया सामग्री से बना फ्लाईओवर गिर गया और उसके बाद उसने गवाहों और प्रमाणों को खत्म करने की कोशिश की। कुछ क्षणों के लिए लगता है कि आखिरकार सच जीत जाएगा, लेकिन तनेजा समझता है कि वह अकेला नहीं फंसेगा। वह आहूजा को याद दिलाता है कि उसने भी डिमेलो को रिश्वत दी थी। वह शोभा का ब्लैकमेल उजागर करने की धमकी देता है। वह श्रीवास्तव से कहता है कि नगर पालिका की सारी गड़बड़ियां सामने आने पर उसकी नौकरी और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। तनेजा स्पष्ट कर देता है कि यदि वह जेल गया तो अपने साथ बाकी सभी को लेकर जाएगा। अब चारों पक्षों के पास एक दूसरे के अपराधों की जानकारी है। उनके बीच अचानक एक समझौता हो जाता है। तनेजा हत्या और पुल गिरने की जिम्मेदारी से बचेगा। आहूजा को भविष्य के ठेकों तथा मुनाफों में हिस्सा मिलेगा। शोभा को पैसे और अपनी पत्रिका के लिए सुविधाएं मिलेंगी। श्रीवास्तव पूरे मामले को दबाकर अपनी कुर्सी बचाएगा। समस्या केवल विनोद और सुधीर हैं। दोनों ईमानदार हैं और इस सौदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए व्यवस्था को बचाने के लिए उन्हीं को अपराधी बना देने का फैसला किया जाता है।
पुलिस की रिपोर्ट बदल दी जाती है, तस्वीरों और प्रमाणों का अर्थ उलट दिया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि विनोद और सुधीर ही डिमेलो की हत्या तथा फ्लाईओवर को नुकसान पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। शोभा, जिसके लिए दोनों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उनके पक्ष में गवाही नहीं देती। वह अपना समझौता बचाती है। आहूजा और तन्नेजा भी एक दूसरे के विरुद्ध बोलने की बजाय दोनों निर्दोष युवकों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। श्रीवास्तव अपनी सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करके झूठ को आधिकारिक सच बना देता है। विनोद और सुधीर चिल्लाते रहते हैं कि असली हत्यारा तन्नेजा है, लेकिन अब किसी को उसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपराधियों के पास पैसा है, अपराधियों के पास पद है, मीडिया के पास जनता की सोच बदलने की शक्ति है, और विनोद तथा सुधीर के पास केवल सच है। इस व्यवस्था में सच सबसे कमजोर प्रमाण बन जाता है। अदालत में उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तन्नेजा अपना व्यवसाय जारी रखता है। आहूजा को नए सौदे मिलते हैं। श्रीवास्तव अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है। शोभा अपनी पत्रिका चलाती है। डिमेलो की हत्या और पुल के गिरने से मरने वाले व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता। काफी समय बाद विनोद और सुधीर जेल से बाहर आते हैं। उनके शहर पर अब भी कैदियों वाले कपड़े हैं। फिल्म की शुरुआत में दोनों बड़ी उम्मीद से गाया करते थे कि एक दिन वे सफल होंगे। अंत में वही आशावादी धुन फिर सुनाई देती है, लेकिन अब उसका अर्थ पूरी तरह बदल चुका है। दोनों कैमरे की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर पहले वाली मासूम खुशी नहीं है। वे अपने हाथ से गला काटे जाने जैसा एक प्रतीकात्मक इशारा करते हैं। यह उनकी अपनी मृत्यु का संकेत नहीं है। यह उस व्यवस्था में सच, न्याय और ईमानदारी की हत्या का संकेत है। उन्होंने अपराध को अपनी आंखों से देखा, उसे कैमरे में कैद किया, लाश खोजी, अपनी जान खतरे में डाली और सारे प्रमाण पुलिस तक पहुंचाए। फिर भी जेल असली अपराधियों को नहीं, उन्हें मिली। जाने भी दो यारो, केवल दो बदकिस्मत फोटोग्राफरों की कहानी नहीं है। यह ऐसे समाज पर व्यंग्य है जहां हर संस्था बाहर से अपना काम करती दिखाई देती है, लेकिन भीतर से एक ही भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। बिल्डर लोगों को सुरक्षा की जगह मुनाफे की चिंता रहती है। अधिकारी जनहित की जगह रिश्वत देखते हैं। पत्रकार सच प्रकाशित करने की जगह सौदा करते हैं। पुलिस अपराधी पकड़ने की जगह ताकतवर लोगों की रक्षा करती है। और जब इस व्यवस्था को किसी बलि के बकरे की आवश्यकता होती है, तो सबसे आसान निशाना वह साधारण व्यक्ति बनता है जिसके पास न पैसा है, न राजनीतिक पहचान और न अपनी रक्षा करने की शक्ति। पूरी फिल्म में दर्शक डिमेलो की लाश को लेकर होने वाली भागदौड़ पर हंसते रहते हैं, मगर अंत में एहसास होता है कि असली मजाक विनोद और सुधीर के साथ ही नहीं, बल्कि आम जनता के साथ हुआ है। महाभारत के मंच पर धर्म और अधर्म के पात्र आपस में उलझते रहते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में अधर्म बिना किसी दंड के जीत जाता है। और जो दो युवक सत्य के लिए खड़े थे, उन्हें अंत में बस यही सुनने मिलता है, जाने भी दो यारों।